नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? हमेशा की तरह अच्छे होंगे और ज़बरदस्त दमदार तरीके से पढ़ाई आप लोग अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं 10 दमदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में बोला भी था कि मैं इस 10 प्रश्नों के अलावा वन लाइनर जो कि करंट में जो चल रहे होंगे वो भी मैं आप लोगों को ओरली समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस बहुत ही छोटी से सेशन में आप लोगों के लिए जो 10 प्रीवियस जो रिवीजन वाले क्वेश्चन्स हैं वो होने वाले हैं, उनको स्टैटिक से जोड़कर होगा। इसके अलावा 5 जो है जो चल रहा होगा डेली ज़्यादा चर्चा में वो भी होगा। तो छोटी से सेशन में बहुत सारा जो है इम्पोर्टेंट जो नॉलेज कह लीजिए, डाटा कह लीजिए, वो आपको मिलने वाला है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि मैं बीच में वो 5 दमदार जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। आज से मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। आप लोगों के कमेंट के माध्यम से भी मुझे चीज़ें पता लग रही है। आप मोस्टली बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो डेली बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे काफ़ी बच्चों के उसमें नाम भी याद हो गए हैं, ठीक, वही कर रहे हैं। नए जो हैं वो जो इतनी सारी मतलब हम लोगों के स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर, तो कम ही लोग मतलब आंसर कर रहे हैं। तो सभी लोग आंसर दीजिए। जो भी डाउट्स हो, समझ में नहीं आ रहा हो और एक्सप्लेन करना हो, कुछ भी आपकी XYZ क्वेरी हो, वो मुझ तक पहुँचाएँ, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग आंसर ज़रूर दें, क्योंकि वो आंसर मैं अपने लिए नहीं, मुझे ऑलरेडी उसका आंसर पता है, मैं आप लोगों के लिए, ताकि जब आप टाइप करेंगे तो थोड़ा मतलब समय तक आपकी मेमोरी में वो रहे, ठीक। तो ज़रूर आंसर दें। और नए व्यूवर्स जो भी हैं आज इस चैनल में, प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें, प्रीवियस सेशन को ज़रूर लें। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं चंद लाइनों के साथ, जैसा कि आप लोगों की मांग भी थी। मोस्टली आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर मैं अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करूँगा। देखो प्यारे दोस्तों, उतार चढ़ाव जो है ना सबकी ज़िंदगी में आते हैं। उतार चढ़ाव, आज हंसी कल रोना, आज सुख कल दुख, ये सबकी ज़िंदगी में मतलब चलता रहता है। लेकिन लास्ट तक जो है वही जीतता है जो डटा रहता है, ठीक है, जो इन सारी चीज़ों से नहीं घबराता, लास्ट तक जो है डटा रहता है, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखता है, वो 100% सक्सेस होता है। लेकिन इस डावाडोल वाली स्थिति में जो डोल जाता है वो कहीं ना कहीं फिर वापस उसी स्तर पे आ जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था, ठीक है। हो सकता है आज आपको कुछ काम है, आज आपको परेशानी है, डेली आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, आज कम से कम 1 घंटा भी पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें, कंटिन्यू जो है करें तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखिए, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, पर हमें गिरना नहीं है, डटे रहना है। ये जो हो रहा है, ठीक है, ये अच्छा लगेगा कब? जब तुम जीतोगे, ठीक है। प्यारे दोस्तों, ये तुम्हारी परीक्षा है, और अगर भगवान तुम्हें कष्ट या ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स तुम्हें दे रहा है तो वो तुम्हें योग्य बनाने के लिए दे रहा है, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दे रहा है। तो हर चीज़ में नकारात्मक कुछ नहीं होता। नकारात्मक से नकारात्मक स्थिति में भी जो है पॉजिटिव वाइब्स ढूंढी जा सकती है, बशर्ते आप ढूंढें, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम्स का रोना, ये सारी स्टूडेंट लाइफ में ये हैबिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना है और वो हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। लेकिन शुरुआत करूंगा मैं आज के जो है इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों से, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला भी था, ठीक। तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, अगर मैं दोस्त बात करूं, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल की जो सरकार है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है, ठीक है। वो क्या दिया है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। फिर भी वो शुरू से मांग करते आए हैं कि उन्हें वो राइट्स नहीं मिले हुए हैं जो अन्य राज्यों में मिले हुए हैं। तो वो इस चीज़ की मांग करते हैं। चूँकि देखिए, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र का मतलब शासन होगा, ठीक, लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री भी है। तो वहाँ ऊहा-पोह की स्थिति है कि मुख्यमंत्री के पास अधिकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। तो याद रखिएगा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 द्वारा ये बोला गया था
कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होगी, दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होगी, यहाँ पे इसका अपना सीएम होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेकिन जब से ये आया, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तनातनी वाली स्थिति, तो मोदी गवर्नमेंट में और आम आदमी पार्टी में ये स्पेशली आप लोग देखते होंगे, कभी एलजी को लेके कुछ होता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ पे जो है आज से जो है स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल यानी गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार और जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, उसे ये बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पास 3 राइट होंगे। कौन कौन से? पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। ये 3 चीजें दिल्ली के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, मोदी गवर्नमेंट के पास ही रहने वाली है। क्या? पुलिस, भूमि व्यवस्था और जो लोक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाली है। इसके अलावा जो भी चीज़ें बच गई, चाहे वो स्टेट लिस्ट का मैटर हो या चाहे वो कॉनकरेंट लिस्ट का मैटर हो, चाहे वो राज्य सूची का मैटर हो, चाहे वो संवर्ती सूची का मैटर हो, वो सारी चीज़ें दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दे दी है। चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दे दी गई है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे स्टैटिक मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या दिया है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में क्या हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, प्रश्न सीधे रूप से बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हाल ही में इस आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिला है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कि हमारी जो भारत, जो हमारा देश है, उसमें कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कितनी नेशनल पार्टी है, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, हाल ही में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली गवर्नमेंट में है, ठीक, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। वर्तमान में, प्रेजेंट में, याद रखिएगा, प्रेजेंट में जो है इस समय 6 पार्टी है, 6 पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले बीजेपी, उसके बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सोनिया गांधी जी वाली, इसके बाद बीएसपी, मायावती जी वाली, इसके बाद सीपीआई एम, मार्क्सिस्ट वाली, ठीक। इसके बाद एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, इसके बाद यहां पे और कौन सा बच गया? आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो ये 6 पार्टियां हैं जो कि नेशनल पार्टी है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, जब आज आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, उसी समय 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन भी लिया गया। वो कौन कौन सी पार्टी थी? वो प्यारे दोस्तों पार्टी थी सीपीआई, ठीक है, इसके साथ साथ टीएमसी, ठीक है, सीपीआई। अब देखिए सीपीआई एम और सीपीआई एम वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो सीपीआई वाली पार्टी से जो दर्जा छीना है वो मार्क्सिस्ट है, वो बनी हुई है। ये जो सीपीआई है ये डी राजा वाली पार्टी है जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। इसके साथ साथ टीएमसी में बात करें, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली जो पार्टी है, ममता बनर्जी वाली जो पार्टी है बंगाल में, इससे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है छीन लिया गया है। तो 2 ये पार्टी है जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। इसके अलावा एनसीपी, जो अभी कुछ दिन पहले इसके हेड जो शरद पवार हैं वो भी चर्चा में थे इस्तीफे को लेकर, हालांकि बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था, ठीक। तो शरद पवार वाली जो पार्टी है एनसीपी, ठीक, उससे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, ये जो 3 पार्टी है इनसे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। ये वाली जो 6 है, बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीआई एम, एनपीपी और एपीपी, ये जो है राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके साथ साथ एक चीज़ प्यारे दोस्तों आप लोगों को और याद रखना है,
चलिए, इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो साउथ कोरिया में होने वाले हैं। एक चीज और, जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है, याद रखिएगा, जो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में जो बेस्ट एक्ट्रेस है उसका अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है, आलिया भट्ट को मिला है, याद रखिएगा। ठीक, अब मुझे आप लोगों का प्रश्न कौन सी मूवी के लिए मिला है, ये आप लोगों का होमवर्क है, जरूर आप मुझे जरूर बताइएगा। जो आलिया भट्ट है उन्हें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 23rd फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए, ठीक, तो वो किस मूवी के लिए मिला है जरूर बताना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 23rd, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? प्यारे दोस्तों, वो विषय है द बिग कैचअप। क्या है? द बिग कैचअप। ठीक, देखेंगे थोड़ा सा डिटेल, ये नोट्स जरूर बनाइएगा। ये जो है वीक, इम्यूनाइजेशन वीक, जो टीकाकरण सप्ताह मनाया गया, ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया गया, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में मनाया गया। ठीक, इसकी थीम है द बिग कैचअप। ठीक है, पहली बार ये 2012 में मनाया गया था। WHO 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कई बार प्रश्न मैं पूछ चुका हूं, अब आप लोगों को भूलना नहीं है ये चीजें, काफी चीजें स्टैटिक जीके में आप लोग कवर कर चुके हैं इस मंच के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से। डायरेक्टर जनरल है इसके टेड्रोस अधोनेम गिबेरियस। ठीक, अगला प्रश्न, as per the report trends in world military expenditure 2022, which one of the following is not in top 5 military spenders in 2022? याद रखिएगा, कई वर्ष हम पर शासन किसने किया? अंग्रेजों ने। आज हमने जो हमारी जो हमारा ये जो इंडेक्स है मिलिट्री एक्सपेंडिचर का, आज हमने उसको पछाड़ दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है यूके, यानी कि इंडिया, चाइना, यूएस। सबको पता है यूएस नंबर 1 पे रहता है, फिर चाइना, ठीक है, रशिया, इंडिया। तो यूके को जो है, यूके इन 5 लिस्ट में शामिल नहीं है, तो हमने इसे पछाड़ दिया है। इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। ठीक, कौन कौन है इस लिस्ट में? हाईएस्ट पे है यूएसए, ठीक, 2022 के अकॉर्डिंग। नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है रशिया, नंबर 4 पे इंडिया और नंबर 5 पे सऊदी अरब। ठीक है, सिप्री जो है वो ये रिलीज करती है, सिप्री की फुल फॉर्म है द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ये मतलब रिलीज करती है इस रिपोर्ट को। उलान बटार किस देश की राजधानी है? मेरे प्यारे दोस्तों, उलान बटार राजधानी है मंगोलिया की। किसकी राजधानी है उलान बटार? मंगोलिया की। ठीक, मंगोलिया के बारे में थोड़ा सा देखेंगे प्यारे दोस्तों। ये मतलब ऐसे इस तरीके से देखिएगा, ये हमारा भारत है, ठीक है, भारत से सटा हुआ हमारा कौन सा पड़ोसी देश है यहाँ पे? ये हमारा चाइना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये मंगोलिया आएगा, मंगोलिया, और फिर ऊपर रशिया आ जाएगा। ये एशिया की बात कर रहा हूं मैं, एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो मंगोलिया रशिया और चाइना के बीच में आता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की। मंगोलिया की बात करें, एशिया में आता है। उलान बटार इसकी कैपिटल है, मंगोलियन टोग्रिक इसकी करेंसी है, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं LORDने। ठीक है, बात करें तो इंडिया जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी बनाने जा रहा है 2025 तक। ठीक, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली मोबाइल जैव सुरक्षा स्तर BSL-3 प्रयोगशाला का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एशिया फर्स्ट मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3rd लेबोरेटरी? तो प्यारे दोस्तों, वो है रामबान। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया मोदी गवर्नमेंट में स्पेशली जितनी भी स्कीम है, चाहे वो युवा हो, साथी हो, स्वामित्व हो, इन सब की पर्टिकुलर अपनी फुल फॉर्म है। ये अपने आप में भी एक कंप्लीट शब्द है, जैसे रामबाण, रामबाण रवि उए जानकी। ठीक, सुंदरकांड का एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई भी है। ठीक है, तो ये रामबाण, ठीक है, तो इसकी भी अपनी फुल फॉर्म है। उसकी फुल फॉर्म क्या है? ये देखिए, रैपिड एक्शन मोबाइल। ठीक है, BSL 3rd एडवांस ऑगमेंटेड
नेटवर्क रामबान, याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें जो है आप लोगों को क्या याद रखना है, इंडिया हैज 2 ऑपरेशनल मोबाइल लेबोरेटरी, वन लोकेटेड एट द रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर एंड सेकंड इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। ठीक, ये पुणे में है। यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑन स्क्रीन है, सारी चीज़ें पीपीटी से पढ़ के नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, ई श्रम, इस क्वेश्चन से कंप्लीट करने से पहले एक बात और मैं बोलूँगा, स्पेशली आप सभी को धन्यवाद जो आप लोग इतना अच्छा कमेंट्स करते हैं, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है। और मैं स्पेशली थैंक करूँगा मिस्टर अंकित त्यागी सर को। ठीक है, जो देखिए हो सकता है मेरी बातों से आप लोगों को प्रेरणा मिल रही हो, लेकिन आप लोगों के कमेंट से मुझे भी प्रेरणा मिलती है, मेरा भी उत्साह दोगुना होता है। अच्छा कंटेंट अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं एक तरह से। तो प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। एक बार फिर से थैंक यू सो मच अंकित सर, थैंक यू आप सभी लोगों का जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ, क्या ई श्रम आप लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, मुझे नहीं पता किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चर्चा में था, सारे कैफ़े फुल थे। तो ई श्रम जो है वो किसका इनिशिएटिव है? तो प्यारे दोस्तों, ई श्रम नाम में भी देखिए श्रम आ रहा है और श्रम से संबंध होता है लेबर का। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसका आंसर है। ठीक, अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया था श्रम पोर्टल को। ठीक है, इस श्रम पोर्टल को ही हैज ऑल्सो लॉन्च्ड अ डाटा शेयरिंग पोर्टल फॉर शेयरिंग ऑफ ई श्रम डाटा विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसके साथ साथ ये 26 अगस्त 2021 को ये जो है मतलब द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च्ड ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसमें नेशनल डाटाबेस था किसका? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। 21 अप्रैल 2023 तक 28.87 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैव रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम क्या है? क्या है इसकी थीम? तो इसकी थीम बताइए, विश्व मलेरिया दिवस 2023 जो है उसकी थीम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, उसकी थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंप्लीमेंट, III। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। सबसे पहली बार ये 2008 में मनाया गया था, हर साल ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसके काटने से फैलता है? लिखा हुआ है मादा मच्छर के काटने से फैलता है ये। ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी जो हाल ही में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट हुई है, जारी हुई है 2022 में, उसमें कहा गया है कि 6,19,000 लोग मलेरिया से 2021 में हुए थे, मतलब ठीक है मलेरिया के केस मिले थे, जो कि ये कंटिन्यू अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली यूनिकॉप्स हैज प्लान टू सेट अप द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट इन विच रीजन? हाल ही में यूनिकॉप्स ने किस क्षेत्र में पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका आंसर है लेह। अगर मैं प्यारे दोस्तों बात करूं थोड़ा सा इसके लेह की डिटेल की, तो जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये इस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जो कि एक राज्य था, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और लेह, जम्मू कश्मीर अलग है, जबकि लेह लद्दाख जो है संयुक्त एक यूनियन टेरिटरी है। तो लेह के बारे में हम बात करें, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात करूं, ये सारी चीज़ें इसी में है। साथ साथ लेह जो है, इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो लद्दाख है, जो ये वाला एरिया है लेह लद्दाख वाला, ये लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरी है? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था 8, उस 8 में से सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की लद्दाख की जो प्रमुख जो रिवर है वो है इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी, इंडस रिवर। अगर मैं बात करूं यहाँ के एकमात्र नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की, तो उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक, तो इस प्रश्न से संबंधित डाटा को एक बार देखेंगे।
Unicorps Technology Limited, a Delhi-based green hydrogen and solar developer, has planned to set up the first green hydrogen microgrid project in Leh region, Ladakh. ठीक है, 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक, ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल माइक्रो ओर्बिट फॉर अ गेस्ट हाउस लोकेटेड एट द पावर स्टेशन अलची, लेह. ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी 200 यूनिट्स पर डे फ्रॉम द फ्यूल सेल, 14 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर डे. ठीक है, तो बहुत ही अच्छी योजना है. अगर ये कारगर होती है तो काफी इससे जो है फायदा होने वाला. व्हाट इज द वेन्यू ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडिया एविएशन समिट 2023? यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन 2023 का स्थान क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि जो दो, ये अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें लिखा हुआ है यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन 2023 का जो स्थान है वो क्या है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली. यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रश्न ये भी बनता है कि यूनियन टेरिटरी, ये यूरोपियन यूनियन, इसमें टोटल कितनी कंट्री है? तो याद रखिएगा, पूछ सकता है, स्टैटिक से जोड़ के देखेंगे. इसमें टोटल 27 कंट्रीज हैं, 27 देश आते हैं यूरोपीय यूनियन में. ठीक है, यूरोपियन यूनियन इंडिया एविएशन समिट 23rd हैज बीन हेल्ड रिसेंटली. द यूरोपियन यूनियन इंडिया एविएशन समिट 2023 हैज बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, न्यू दिल्ली में जो है ये हुआ है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है 2024 तक. ठीक है, इंडिया हैज सेट अ गोल ऑफ एयरपोर्ट्स यूजिंग 100% ग्रीन एनर्जी बाय 2024 एंड अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2030. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू उन्नत भारत अभियान UBA 2.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिस इज द इन्विटेशन मोड ऑफ द उन्नत भारत अभियान प्रोग्राम. ये याद रखिएगा, उन्नत भारत अभियान 2.0 है. तो यहां मैं एक आप लोगों को बता दूं, उन्नत भारत अभियान योजना का जब पहला संस्करण जारी हुआ था तो उस पहले संस्करण में था इनविटेशन मोड. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें सेकंड वाले में कह रहा है इनविटेशन मोड. ठीक है, सेकंड वाले में था चैलेंज मोड. ठीक है, याद रखिएगा, सेकंड वाले में क्या था? चैलेंज मोड. तो पहला तो जो है वो गलत हो गया और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तो सही नहीं है. ठीक है, इट वॉज लॉन्च इन 2018, बिल्कुल सही है. इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है. तो कौन सा सही नहीं है? सेकंड सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो गया बी. ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो है इसने 5 ईयर जो है कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने आप लोगों को बताया दिस इज द चैलेंज मोड. ठीक है, ये चैलेंज मोड है क्योंकि 2014 में जब लॉन्च हुआ था तो इट वाज द इन्विटेशन मोड इन विच पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन वर इनवाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ UBA. ठीक है, UBA 1.0 2014 में लॉन्च हुआ, जबकि UBA 2.0 जो है वो 2018 में लॉन्च हुआ था. याद रखिएगा. अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन अप्रैल 2023? निम्न में से किसे अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? हम सभी के प्रिय रतन टाटा. ठीक है, रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे AO के नाम से बोला जाता है, ठीक है, वो मिला है. रतन टाटा हैज बीन कन्फर्ड विद ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ठीक है, टाटा सन्स के जो चेयरमैन रतन टाटा जी हैं, इन्हें काफ़ी सम्मान मिले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने अपने बिजनेस वगैरह ये सारी चीज़ों को वहाँ पे भी किया था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इन्हें एज अ सम्मान ये प्रदान किया. लिखा भी हुआ है ट्रेड, बिजनेस एंड फिलैंथ्रोपी. तो याद रखिएगा, रतन टाटा, एशिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो रतन टाटा जी को मिला है. तो आज के लिए इतना ही. आप लोग ने देखा होगा 10 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं 5 वन लाइनर क्वेश्चन और जो चर्चा में रहा वो भी, और हर क्वेश्चन को मैंने स्टैटिक से जोड़ने की कोशिश की. तो बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जो भी क्वेरी हो वो मुझ तक पहुंचाएं. शेयर जरूर कीजिएगा. जो भी व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा. मिलते हैं कल, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए. जय हिंद, जय भारत.